हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की WH कैंपेन इस सीरीज़ में, जहां हम आपके मन में जो टैक्सेशन और लीगल कंप्लायंसेस से जुड़े सवाल रहते हैं उनका जवाब देते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि हमें अपना इनकम कैसे शो करना है एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। देखिए दोस्तों, हमारा इनकम टैक्स ये ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे इनकम को मुख्य 5 भागों में डिवाइड किया है, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में बताया था। अब हम वो 5 हेड को डिटेल में समझेंगे। देखिए, पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज, कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि अगर साल भर में आपने कहीं पे एज एन एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए हो तो उससे जो आपकी इनकम अर्न हुई है वो आएगा अंडर द हेड सैलरीज में। अब चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों की अंडर द हेड सैलरीज में इनकम शो की जाएंगी। साल के अंत में एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देता है, जिसके बेस पे आपको अपनी सैलरी इनकम शो करना पड़ता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मैं किसी छोटे दुकान में काम कर रहा हूँ या मैं किसी छोटे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है फॉर्म 16 देने की, तो मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करूँगा। तो सिंपल है दोस्तों कि आपको साल भर में जितनी इनकम एज ए सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट की है आपके बैंक अकाउंट में या कैश में, उसकी आप टोटल लगा लीजिए और उस बेस पे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट कोई पेंशन मिलती है उनको, तो वो भी चार्ज किया जाता है इनकम अंडर द हेड सैलरीज में। सेकंड टाइप की इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी है जो आपने किसी को कमर्शियल या डोमेस्टिक यूज के लिए रेंट पे दिए हुए हो, तो उससे जो आपको इनकम अर्न हो रही है, जो रेंट अर्न हो रहा है, वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ एक पॉइंट नोट करना जरूरी है कि समझिए, अगर आपके पास अदर देन यानी जहां आप रहते हो आपके रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई प्रॉपर्टी है और भले वो प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पर नहीं दिए हो, फिर भी एज पर इनकम टैक्स रूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में। यानी कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी किसी को रेंट पर दिए रहते तो कम से कम कितना अमाउंट आप एज अ अर्न करते, ये तय किया जाता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और बाकी फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं। साथ ही अगर आपने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कोई हाउसिंग लोन लिए हो, तो उसका जो आप EMI भरते हो उसके प्रिंसिपल अमाउंट का और उसके इंटरेस्ट अमाउंट का एक निर्धारित लिमिट तक का डिडक्शन अलाउ रहता है। उसका कैलकुलेशन यानी वो डिडक्शन का, और अगर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट का कैलकुलेशन कैसा रहता है, वो हम आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप अपना नॉलेज ऐसे ही अपडेट करते रहें। अब देखिए दोस्तों, तीसरा हेड जो है वो है कैपिटल गेन्स का। यानी अगर साल भरे में आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करके कोई इनकम अर्न किए हो, तो वो आता है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में। उसका भी कैलकुलेशन कैसा रहेगा, उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर रहती है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पर। चौथा रहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप किसी व्यापार में हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे अगर आपको कोई इनकम अर्न होती है तो वो कैटेगराइज की जाएंगी इस हेड के अंदर। अब मेरे जो 12 सालों का अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे लोग रहते हैं उनके मन में बहुत सी दुविधा रहती है। जैसे कि वो बोलते हैं कि मेरा तो एग्जैक्टली दुकान नहीं है मार्केट में, तो क्या मैं अपनी इनकम इस हेड के अंदर शो कर सकता हूँ, मैं तो नॉर्मल सप्लाई का काम करता हूँ अपने घर से, या मेरा जो बिजनेस है उसका GST नंबर मैंने नहीं लिया हुआ है, तो क्या ये कैटेगराइज होगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो दोस्तों, एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो हेड बनाया है उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या ऐसा कहीं नहीं बनाया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हैविंग दुकान या इनकम फ्रॉम हैविंग
इनकम फ्रॉम बिजनेस हैविंग जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको केवल उस कंडीशन में अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है उसके लिए कि अगर आपका टर्नओवर वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो निर्धारित की गई है कि जहां जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है, वहां अगर वो अमाउंट आपका क्रॉस हो जाता है टर्नओवर का, तो ही आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। आप चाहो तो जीएसटी नंबर वॉलंटरीली अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका टर्नओवर वो निर्धारित सीमा से कम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही है अगर आपका वो टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है। तो बिजनेस की जो इनकम आती है नॉर्मल सा, अगर चाहे तो किराना दुकान वाला वो, या कोई फल या सब्जियों का व्यापारी, या इवन कोई पान ठेला भी चलाता है, तो वो भी अपनी इनकम अंडर द हेड बिजनेस में शो कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आदमी कर तो धंधा ही रहा है, कि ऐसा नहीं है उसको कहीं से सैलरी इनकम नहीं है। वो अगर छोटा लेवल है भले उसका कि एक पान ठेला भी चला रहा है, पर अल्टीमेटली वो है तो एक व्यापार में, तो वो भी आदमी अपनी इनकम अंडर द हेड बिजनेस शो कर सकता है। अब बिजनेस इनकम को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है कि ऑडिट वाले केस और नॉन ऑडिट वाले केस। अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है, यानी जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या एज एन इंडिविजुअल भी अगर आपका सेल एक टर्नओवर के ऊपर जाता है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना जरूरी है। अगर आप चाहो, यानी अगर आपका टर्नओवर वो लिमिट के अंदर है, तो भी आप चाहो तो वॉलंटरीली ऑडिट करा सकते हो। इसका फायदा ये रहेगा कि ऑडिट में पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से क्रॉस चेक किए जाते हैं, और अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है अकाउंटिंग में, तो वो हम बुक्स को क्लोज करने से पहले पकड़ सकते हैं और उसे रेक्टिफाई करके फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो ऑडिट कराने का ये फायदा होता है। और दूसरा केस रहता है नॉन ऑडिट केस, यानी जिस केस में रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक रहता है बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट्स में डील करता है, सेकंड रहता है सर्विस सेक्टर के लिए यानी प्रोफेशनल्स के लिए, और थर्ड रहता है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। फर्स्ट जो है बिजनेस के लिए, उसे कहते हैं 44AD। अंडर सेक्शन 44AD क्या होता है कि जो बिजनेसमैन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मटेरियल में डील करते हैं, उनको अपने साल भर के टर्नओवर का एटलीस्ट 8% या उससे अधिक अपनी नेट इनकम दिखाना पड़ता है। 44ADA जो कि रहता है प्रोफेशनल्स के लिए, उसमें क्या रहेगा कि टोटल रिसिप्ट जो हमारे साल भर की हुई है उसका एटलीस्ट 50% आपको अपनी नेट इनकम शो करना पड़ेगा, 50% या उससे अधिक। ये दोनों ही केस में नॉन ऑडिट बुक्स होने के, नॉन अकाउंट बुक्स होने के कारण रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। अब तीसरा रहता है 44AE, ये रहता है ट्रांसपोर्टर के लिए। इसमें क्या रहेगा कि आपके पास अगर एक कंडीशन ये रहेगी इसमें कि आपके पास साल भर में 10 व्हीकल्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 व्हीकल्स मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अदर देन पैसेंजर्स व्हीकल। तो अगर आपके पास 10 तक के व्हीकल्स हैं तो ही आप इस कैटेगरी के अंडर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें व्हीकल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि उनके कैपेसिटी के हिसाब से। अगर 12 टन तक की व्हीकल है उसको अलग कैटेगरी में माना जाएगा, और अगर 12 टन से ऊपर की कोई व्हीकल है उसको अदर में। अगर कोई व्हीकल आपका 12 टन के नीचे है तो उसका फ्लैट 7,500 रुपए ये आपकी मंथली इनकम मानी जाएंगी उस व्हीकल से, नेट इनकम। इसके बाद आपको कोई उसमें एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेने का अधिकार नहीं है। नेट इनकम आपकी रहेंगी 7,500। यानी अगर आपके पास कोई 4 व्हीकल्स हैं जिनकी कैपेसिटी 12 टन के नीचे है तो उसका आपका नेट इनकम जाएगा पर मंथ का 30,000, यानी 7,500 इंटू 4। अब जितने महीने आपने वो व्हीकल बिजनेस में यूज किए होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके टोटल इनकम फ्रॉम दैट व्हीकल निकाला जाएगा। अब जो व्हीकल 12 टन के ऊपर है उसमें पर टन @1000 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है मंथली। जैसे सपोज कोई व्हीकल आपके पास 13 टन की है तो 13 टन इंटू 1000 यानी 13,000 रुपए
वो व्हीकल से हमने महीने भर में नेट इनकम कमाया ऐसा माना जाएगा। उसमें भी कोई अदर एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं लिया जाएगा। 13,000 आपकी नेट इनकम मानी जाएंगी। सेम अगर आपके पास 13 टन वाली 2 गाड़ियां हैं तो एक महीने में आपका 26,000 यानी उन 2 गाड़ियों से 13,000 का नेट इनकम माना जाएगा। और जितने महीने आपने वो व्हीकल्स बिजनेस में यूज किए हो वो हिसाब से आपका टोटल इनकम कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए कि पांचवा जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर किसी की इनकम अभी तक डिस्कस किए हुए चारों हेड में नहीं आती है तो उसकी इनकम कैटेगराइज होंगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसे कई लोग रहते हैं जो ना तो कोई रेगुलर व्यापार करते हैं और ना ही किसी के पास कंटिन्यू जॉब करते हैं। उनको जो काम मिला वो काम कर लेते हैं और पैसा कमा लेते हैं। ऐसे लोग अपनी इनकम शो करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इसमें नॉर्मली कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाला आदमी यानी पार्ट टाइम कहीं पे अपनी सर्विसेज देने वाला आदमी या जॉब वर्क करने वाला आदमी या इवन सीजन वाइज कई लोग धंधा करते हैं। इस टाइप के लोग अपनी इनकम शो कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इस हेड में कैटेगराइज किया जाता है इंटरेस्ट इनकम को। जैसे आपको अगर कोई इंटरेस्ट मिला है जैसे सेविंग बैंक अकाउंट्स पे या फिक्स डिपॉजिट पे या इवन इनकम टैक्स रिफंड पे, तो वो भी इनकम जो अर्न हुई है, जो इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई है वो कैटेगराइज होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो आपके मन में सवाल था कि मैं अपनी इनकम कैसा शो करूंगा इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय, अब वो तय करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। दिस इज सुनील नानवानी साइनिंग आउट। लौटूंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।